हेलो एवरीवन। आज है 20 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी। कोटा बूंदी में नया हवाई अड्डा मंजूरी। सिंगापुर फिर से अमरावती परियोजना के अंदर शामिल होने जा रहा है। राज्यसभा ने खनिज विधेयक पारित किया। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, कैबिनेट ने राजस्थान के जो कोटा है उसको, कोटा का जो बूंदी शहर है उसके अंदर 1507 करोड़ रुपए के जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे है उसको मंजूरी दे दी है। यह योजना जो है वो न्यूज़ में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने 19 अगस्त 2025 को राजस्थान के जो कोटा की बूंदी है उसके अंदर 1507 करोड़ रुपए की जो अनुमानित लागत को लेकर एक ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा है उसको बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत जो है 1507 करोड़ रुपए होगी। और यह परियोजना भारतीय जो विमानपत्तन प्राधिकरण है उनके द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। और इसको बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 24 महीनों का रखा गया है। इसके मुख्य बिंदुओं को देखें कि जो ये हवाई अड्डा है इसका स्थान जो है वो कौन सा होगा, तो इसका स्थान जो है वो कोटा बूंदी होगा राजस्थान के अंदर। इसकी लागत 1507 करोड़ रुपए होगी। और अगर इसकी विशेषताओं के बारे में जाने तो 3200 मीटर लंबा होगा यह रनवे और 20,000 वर्ग किलोमीटर का इसका टर्मिनल भवन होगा। और प्रति वर्ग है 20 लाख यात्रियों की जो क्षमता होगी इसके अंदर। जो ये एयरपोर्ट होगा इसकी क्या क्या लाभ हो सकते हैं? यह हवाई अड्डा जो है जो क्षेत्र में यानी कि वहाँ का जो एरिया है उसके आसपास का, यानी कि जो कोटा के आसपास का एरिया होगा वहाँ की जो कनेक्टिविटी होगी उसको और बेहतर बनाएगा। और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा मिलेगा इससे। और कोटा के जो औद्योगिक एवं शैक्षिक केंद्र हैं उसके रूप में भी इसे महत्व को जो है और भी मजबूती मिलेगी। अगर इसके निर्माण की बात करें तो राजस्थान सरकार जो है उनके द्वारा 440.6 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो AAI जो है उसको मुफ्त प्रदान की गई है। और यह जो एयरपोर्ट है यह A321 जैसे जो विमान हैं उनका जो संचालन होता है उनके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और जो केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव हैं उन्होंने यह भी बताया है कि जो कोटा है उसका एक जो प्रमुख औद्योगिक और जो शैक्षिक केंद्र के रूप में जो है वो जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षा संस्थान है वह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जहाँ लंबे समय से जो आधुनिक हवाई अड्डा है उसकी मांग की जा रही थी, जो मौजूदा हवाई अड्डा है वहाँ पर वह केवल छोटे विमानों के लिए जो है उपयुक्त है, जिसके कारण यह जो नया प्रोजेक्ट है इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जो हवाई अड्डा है अगर उसके लाभ देखें तो इससे जो वहाँ के एरिया हैं यानी कि जो कोटा के आसपास के जितने भी शहर हैं उनको एक दूसरे से जोड़ेगा। और वहाँ के जो यात्री हैं उनको यात्रा करने में जो समय लगता है वह भी कम हो जाएगा। और इससे जो क्षेत्रीय संपर्क है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। और जो इसका आर्थिक विकास है, जो हवाई अड्डे हैं जिनका जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है इससे उसको भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से जो कोटा के औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसे कि रासायनिक हुए, सीमेंट और जो पत्थर के उद्योग हैं और जो वहाँ के पर्यटन हैं उनको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। जो शैक्षिक केंद्र हैं उनको इससे समर्थन प्राप्त होगा, क्योंकि कोटा को जो है एक शैक्षिक केंद्र के रूप में खासकर जो कोचिंग संस्थान है उनके रूप में कोटा प्रसिद्ध है। इसलिए हवाई अड्डा जो है छात्र हुए या फिर जो शिक्षक हैं और जितने भी उनके अभिभावक हैं उनके लिए एक बेहतर यात्रा की सुविधा मिलेगी। इससे जो निर्माण में और संचालन के दौरान जो है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। जो ये पर्यटन है
उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हवाई अड्डा, पास के जो पर्यटन स्थल हैं जैसे कि जो होडोती का क्षेत्र है, रणथंबोर है और जो अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ तक पहुँच आसान हो जाएगी, जिससे कि उन्हें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सुविधा महसूस होगी। और जो आधुनिक सुविधाएं जैसे कि 3200 मीटर का इसका रनवे है और 20 लाख जो यात्री हैं उनकी वार्षिक क्षमता वाला टर्मिनल, बड़े विमान जैसे कि A321 का संचालन जो है इसको और अधिक सक्षम बनाएगा। इसका जो क्षेत्रीय विकास है, यह परियोजना जो है बूंदी के अंदर और जो आसपास का इलाका है उसमें बुनियादी ढांचे का जो विकास है उसको और अधिक प्रोत्साहित करेगा, जिससे जो समय है, समग्र का जो क्षेत्र है यानी वहाँ का जो एरिया है उसमें और अधिक प्रगति देखने को मिलेगी। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, अमरावती परियोजना से बाहर होने के 6 साल बाद सिंगापुर फिर से इसमें शामिल हो सकता है, एक शर्त के साथ। जो अमरावती परियोजना है, सिंगापुर उससे 6 साल से इस योजना से बाहर था, लेकिन हाल ही में 2025 के अंदर ही जो है सिंगापुर फिर से शामिल हो सकता है अमरावती परियोजना के अंदर। लेकिन उसने जो है बाकायदा एक शर्त रखी है, उस शर्त के मुताबिक अगर जो है काम किया जा रहा है तो जो अमरावती की परियोजना है उसके अंदर सिंगापुर फिर से शामिल हो सकता है। जो सिंगापुर है उसके लिए फिर से जो अमरावती की परियोजना है उसमें शामिल होने की संभावना है। 2019 की जो परियोजना थी उससे बाहर होने के 6 साल बाद यानी 2025 में फिर से जो है ये न्यूज़ चर्चा में है। सिंगापुर सरकार ने पहले जो अमरावती को एक विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटी बनाने का जो मास्टर प्लान था उसको तैयार किया था, जिसमें कि जो शहरी नियोजन है, परिवहन, जल की प्रणाली और हरित क्षेत्र जो हैं उनको शामिल किया था। हालांकि 2019 में जो आंध्र प्रदेश सरकार है और जो सिंगापुर की कंपनियां हैं जैसे कि एसेडोस, सिंग ब्रिज और जो सेमकोर्ड डेवलपमेंट है, उनसे आपसी सहमति से जो परियोजना है उसको रद्द कर दिया गया था। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं YS जो जगन मोहन रेड्डी हैं, उनके द्वारा जो अन्य प्राथमिकताओं को जो है प्राथमिकता दी गई थी। जो 2025 में चंद्रबाबू नायडू हैं उनके द्वारा फिर से सत्ता में आने के बाद सिंगापुर में जो अमरावती में स्टार्टअप का एरिया है उसके विकास के लिए उन्होंने जो है रुचि दिखाई। और सिंगापुर की जो भागीदारी की शर्त है वह यह है कि जो परियोजना है और उसका जो मूल मास्टर प्लान होगा वह उनके अनुसार लागू किया जाएगा, जिसमें जो ब्लू ग्रीन सिटी मॉडल है, पर्यावरण का अनुकूलन का निर्माण और जो स्मार्ट सिटी की तकनीकें हैं उन जो है इस योजना के अंदर अगर समावेश होता है तो वो जो है इसके अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा सिंगापुर सरकार जो है निवेश और जो तकनीकी सहयोग है उनके लिए भी तैयार है। आंध्र प्रदेश सरकार जो है स्पष्ट जो नीतिगत ढांचा है या फिर जो वित्तीय सहायता है उसको सुनिश्चित कर ले। जो विपक्ष है उसने इस सहयोग पर सवाल भी उठाए हैं। इसे जो नायडू हैं उनकी राजनीतिक रणनीति बताया और पारिवारिक जो आयोजन है उसका हिस्सा भी बताया गया। फिर भी जो सिंगापुर की विशेषज्ञता है और जो पूर्व में तैयार मास्टर प्लान है उसके आधार पर अमरावती को एक जो है टिकाऊ या फिर भविष्य के लिए तैयार किया जाने वाली जो राजधानी है उसकी बनाने की दिशा में यह एक इम्पोर्टेंट कदम जो है वो मान सकते हैं। जो स्मार्ट सिटी की तकनीकें हैं उनके अंदर क्या क्या शामिल है, जैसे कि स्मार्ट परिवहन, जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है यानी कि जो ट्रैफिक प्रबंधन के लिए AI और जो IoT है उसका उपयोग, जैसे जो वास्तविक समय में जो ट्रैफिक का मॉनिटरिंग है और जो सिग्नल का ऑप्टिमाइजेशन है, इलेक्ट्रिक और जो स्वायत्त वाहन हैं जैसे कि जिसका पर्यावरण का जो अनुकूलन है वह परिवहन के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसें हुई या फिर जो स्वायत्त परिवहन है उनका एकीकरण जो है इसके अंदर शामिल होगा।
और जो मोबाइलिटी एज ए सर्विस है, यह भी जो है जो ग्रीनता के लिए यानी कि स्वच्छता के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक ऐप के माध्यम से जो बहुत से परिवहन हैं उनके जो विकल्प हैं जैसे कि बस हुई, मेट्रो, बाइक और जो शेयरिंग है उसको इकट्ठा करना भी जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। ऊर्जा का जो प्रबंधन है उसके अंतर्गत जैसे कि स्मार्ट ग्रिड, बिजली का जो वितरण है उसको अनुकूलित करने और जो ऊर्जा है उसको बर्बादी जो है उसको कम करने के लिए जो स्मार्ट मीटर होता है और जो IoT का उपकरण होता है उसका उपयोग करना। और जो दूसरा है जैसे कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा है उसका उपयोग करना, जैसे कि जो सौर पैनल होते हैं और जो ऊर्जा भंडारक की प्रणालियां हैं उनको इनके अंदर शामिल करना। ऊर्जा का जो कुशल भवन है जैसे कि जो स्मार्ट लाइटिंग और HVAC का जो सिस्टम है ऊर्जा की जो खपत होती है उसको कम करता है। जो जल हुआ या फिर जो उसको लेकर जो अपशिष्ट प्रबंधन है, स्मार्ट वाटर का सिस्टम, जल आपूर्ति और उसके रिसाव की निगरानी के लिए जो है सेंसर और जो डाटा होता है उसका एनालिटिक उपयोग, अपशिष्ट का रिसाइकलिंग यानी कि जो स्वचालित अपशिष्ट है संग्रह और उनका रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है, जैसे कि जो स्मार्ट बिन्स हैं उनको कचरे को वर्गीकृत करते हैं। और जो तीसरा है जैसे कि जो वाटर के लिए रिक्लेमेशन, वर्षा का जो जल होता है उसको और जो अपशिष्ट जल है उपचार के लिए जो उन्नत तकनीक हैं उनका उपयोग। डिजिटल जो प्रशासन है या फिर जो सेवाएं हैं, गवर्नेंस, जो नागरिक सेवाएं हैं उनका कर या फिर जो लाइसेंस है उनकी शिकायतें हैं उसका निवारण जो है डिजिटल जो प्लेटफार्म है उसके माध्यम से किया जाए। स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड, जो शहर है उसका जो डाटा है जैसे कि शहर के अंदर जितना भी जो प्रदूषण होता है या फिर जो ट्रैफिक होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है, उसकी वास्तविक समय निगरानी के लिए जो है एक एकीकृत सिस्टम को बनाना भी जो है शामिल है। और जो 5G और IoT की कनेक्टिविटी है, जो हाई स्पीड का इंटरनेट है और जो डिवाइस का नेटवर्क है जो कि डेटा को इकट्ठा करता है और उसका विश्लेषण जो है उसको बढ़ावा देता है। पर्यावरण और टिकाऊपन, जो ग्रीन बिल्डिंग है यानी कि पर्यावरण का जो अनुकूल सामग्री और उनका जो डिज़ाइन है, जैसे कि लीड का जो सर्टिफाइड भवन है या फिर जो स्मार्ट सेंसर होते हैं जिसके द्वारा वायु की गुणवत्ता या फिर जो शोर प्रदूषण है यानी कि जो नॉइस पोल्यूशन है और मौसम की जो निगरानी होती है वह सेंसर के माध्यम से चेक की जाए। हरे भरे क्षेत्र हों, जो शहरी पार्क हैं और हरित छतें जो कि पर्यावरण का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखती हैं। जो सुरक्षा और निगरानियां हैं जैसे कि जो स्मार्ट सर्विलांस होता है, AI आधारित जो CCTV हैं और जो चेहरा पहचान की तकनीक हैं। अपराध होते हैं तो अपराधों को रोकने के लिए या फिर जो अपराधी होते हैं उनको पहचानने के लिए स्मार्ट जो सर्विलांस है उसका उपयोग। और जो आपातकालीन प्रबंध होते हैं जैसे कि आपात जो चेतावनी है, आपदा की चेतावनी और जो प्रतिक्रिया है उसके लिए जो डाटा होता है उसको संचालित करने का सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। तो ही जो है हम जो स्मार्ट सिटी है उसको बना सकते हैं। जो स्मार्ट हेल्थ केयर और शिक्षा यानी कि जो टेलीमेडिसिन है उसमें रिमोट जो हेल्थ केयर सेवाएं हैं और स्मार्ट अस्पताल जो हैं इसके अंदर शामिल हों। और जो डिजिटल की शिक्षा है यानी कि ऑनलाइन लर्निंग के जो प्लेटफॉर्म हैं और जो स्मार्ट क्लासरूम हैं वह भी जो है स्मार्ट सिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, राज्यसभा ने इम्पोर्टेंट और जो गहरे खनिज हैं उनकी खोज और जो आपूर्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए विधेयक को पारित किया है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? राज्यसभा ने खान और जो खनिज हैं उनके विकास और जो विनिमय है उसके लिए
संशोधन विधेयक को जो है 2023 में जो था उसको 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया था। जो ये लक्ष्य है, इसका उद्देश्य यानी कि जो राज्यसभा में खान और खनिज का विकास और विनिमय के लिए जो ये इसका उद्देश्य रहेगा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो गहरे खनिज हैं उनकी खोज और जो आपूर्ति है उसको बढ़ावा देना इसके अंदर शामिल होगा। जो अनवेंशंस लाइसेंस हैं, विधेयक जो है एक नई खनिज की जो रियायत है या फिर जो अनवेंशन का लाइसेंस है उसकी शुरुआत करता है, जो कि लाइसेंस धारक यानी कि जिसका वो लाइसेंस है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो गहरे खनिज हैं जैसे कि लिथियम, सोना, चांदी, तांबा और जो जस्ता हैं, इनके लिए टोही और जो पूर्ववेक्षण कार्य करने की अनुमति देता है। जो ये लाइसेंस है प्रतिस्पर्धी जो बोली हैं यानी कि नीलामी के लिए माध्यम से जो है वो प्रदान किया जाएगा। जो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा है उसमें कैसे लाभ मिलेगा। जो ये विधेयक है भारत की जो ऊर्जा परिवर्तन और 2070 तक शुद्ध शून्य जो उत्सर्जन है उसके लक्ष्य को समर्थन देगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट खनिज हैं जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और जो निकल हैं, बैटरी और जो नवीकरणीय ऊर्जा की प्रौद्योगिकियां हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह विदेशी आयात पर निर्भरता जो है उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। जो निजी क्षेत्र हैं उनकी भागीदारी, विधेयक निजी क्षेत्र को जो परमाणु और महत्वपूर्ण खनिजों के खनन जो हैं उसमें शामिल होने की अनुमति देता है, जो कि पहले केवल जो सरकारी जो संस्थाएं होती थी उन तक सीमित होता था, जिससे जो लिथियम है जैसे जो रणनीतिक खनिज हैं उनकी खोज और जो उत्पादन है उसमें तेज़ी आ जाएगी। जो राज्य हैं उसको इससे क्या क्या लाभ होगा। खनिज जो हैं समृद्ध जो राज्य हैं जैसे कि राजस्थान है उसको इस विधेयक से रॉयल्टी और जो रोजगार हैं उसके जो अवसर हैं उनमें वृद्धि करेगा। उदाहरण के लिए राजस्थान में सोना, चांदी, लिथियम और जो अन्य खनिज हैं उनकी खोज और जो उत्पादन है उसको इससे बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में जो है यानी कि 2025 में जो केंद्र सरकार है उसने खान और जो खनिज का विकास विनिमय है उसके कानून में 6 नए बदलाव किए हैं, जिससे कि जो गहरे खनिज हैं उनके लिए पट्टा का जो क्षेत्र बढ़ाने या फिर खनिज का एक्सचेंज स्थापित करने और जो उनकी नीलामी होती है उन खदानों में अतिरिक्त खनिजों के लिए जो प्रीमियम का भुगतान है या फिर जैसे जो प्रावधान हैं वह शामिल हैं। ये बदलाव जो हैं खनिज की जो खोज है या फिर जो आपूर्ति है उसको और अधिक बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जो है आगे भी इसी तरह से जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।